नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम देश की राजनीति पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे, जैसा कि हम रोज करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अभय सर नमस्कार। आज शशि थरूर के बयान से संबंधित है। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या खड़गे दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में तो खैर पूरी कांग्रेस पार्टी एकमत दिखती है, जिसमें खड़गे भी शायद उनका समर्थन करें। लेकिन अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे पे विचार करें, तो क्या वो एक ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के नेता बन सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो और उसमें किसी भी व्यक्ति को ये तय कर लिया जाए कि हमें इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर सर्वसम्मति से खड़ा करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या और कोई व्यक्ति हो। क्यों, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ज्यादा संभावना यही है अगर वो ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो वो कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति होगा और ज्यादा संभावना ऐसी बात की है कि राहुल गांधी और खड़गे में से एक होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या ऐसी स्थिति में है या कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि बिना से पूछे हुए, चर्चा किए बिना अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे? मैं नहीं समझता कि शशि थरूर का ये जो वक्तव्य है ये मानने योग्य है या कोई बहुत बुद्धिमानी पूर्ण वक्तव्य है। देखिए, कांग्रेस की खूबी इस वक्त ये है कि वो भाजपा विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इससे कांग्रेस का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर कांग्रेस अकेली होती और भाजपा विरोधी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर रही होती तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। तो कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनने के बारे में, जो बनाने के बारे में जो भी तय करना होगा वो इंडिया गठबंधन के अंदर तय करना होगा। अगर कांग्रेस में ये क्षमता है और इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगियों को लगता है कि हमें एक चेहरा देना चाहिए, उससे हम अपना केंद्रीय सत्ता पर अपनी दावेदारी ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, तो उन लोगों को गंभीरता पूर्वक इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार इस मामले में खुला हुआ है। सोचना चाहिए कि भाई हम किस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करें। और एक बार इंडिया गठबंधन किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के बारे में सोच लेगा तो वो नरेंद्र मोदी कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उनकी लोकप्रियता की रेटिंग कैसी भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति की भी बड़ी तेजी के साथ रेटिंग बनेगी। वो प्रधानमंत्री से पीछे भी रह सकती है रेटिंग, लेकिन उसकी रेटिंग बनने से इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो काफी मजबूत होगी। अब रणनीतिक स्तर पर तमाम सारे फायदे नुकसानों का आकलन करके, तमाम जोखिमों का तखमीना लगाकर इन लोगों को ये बात आपस में बैठ के तय करनी होगी और उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से एकजुट रहना चाहिए, उससे उनकी एकता में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक को तय कर लिया जाए और दूसरे लोग कहने लगे कि नहीं हमारा भी आदमी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, उसी दिन भाजपा विरोधी एकता नष्ट हो जाएगी। तो इसमें खतरा ये है कि भाजपा विरोधी एकता कहीं नष्ट ना हो जाए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना वचन पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ढेर सारे वायदे किए और उसमें खूबी यह रही कि बहुत सारे जो वायदे हैं उसमें उन्होंने शिवराज सिंह से दोगुना देने का या डेढ़ गुना देने का वायदा कर दिया। जैसे कि लड़कियों की शादी के लिए अगर वो 1,43,000 दे रहे हैं तो कांग्रेस ने कहा कि हम 2.5 लाख देंगे। वृद्धों के लिए अगर वो 600 दे रहे हैं तो शायद उन्होंने कहा कि हम 1200 देंगे। इस तरह की बातें कही, लेकिन दो विशेष बातें उन्होंने कही जो मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी कह पाए या ना कह पाए। एक उन्होंने ओपीएस का वादा किया और दूसरा उन्होंने जाति जनगणना का। तो आपको क्या लगता है कि ये वचन पत्र जो हैं वो कांग्रेस की स्थिति को थोड़ी मजबूती देते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में तो कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और ये वचन पत्र जो है उसको और भी ज्यादा मजबूत करेगा। लेकिन फिर भी इस तरह के वचन पत्र की एक अलग से समीक्षा भी आवश्यक है। आपको मैं मध्य प्रदेश के इस वचन पत्र से मुझे राजस्थान की याद आ रही है। राजस्थान में जब प्रधानमंत्री जाते हैं और वो जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो उनकी थीम ये होती है कि इस सरकार ने जो घोषणाएं कर रखी हैं वो घोषणाएं तो जारी रहेंगी, हम इनके अलावा भी कुछ और देंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं कर रखी हैं, जिस तरह की रियायतें दी हैं अशोक गहलोत ने, उन रियायतों में किसी किस्म की कटौती नहीं होगी, वो तो जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इससे भी ज्यादा ऊपर देगी। यही वो प्रवृत्ति है जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस का मध्य प्रदेश का वचन पत्र कर रहा है।
आजकल स्थिति यह है कि जो एक बार रियायत घोषित कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उस रियायत को वापस लेना तकरीबन लगभग असंभव होता है। मैं तो ये तक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी है। वो अपने आपकी बात आपका ये अंदाजा सही है कि वो अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा नहीं करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस की किसी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम घोषित कर रखी है, लागू कर रखी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की अगर मान लीजिए किसी वजह सरकार आ जाती है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए क्या वो उस ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर देगी, न्यू पेंशन स्कीम उसकी जगह ले आएगी? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। अगर वो ऐसा करेगी तो उसे बहुत ज्यादा अलोकप्रियता का सामना करना पड़ेगा। ये पूरा जो लाभार्थियों का संसार बना है, चाहे वो किसी भी पार्टी ने बनाया हो, कांग्रेस ने बनाया हो, भारत राष्ट्र समिति ने बनाया हो, आम आदमी पार्टी ने बनाया हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, इस लाभार्थियों के संसार की विशेषता यही है कि इसमें लाभार्थियों ने जो एक बार प्राप्त कर लिया, एक बार जो उन्हें देने का वायदा कर दिया गया, उस वायदे से फिरा नहीं आ सकता है। उसको वापस लेने का मतलब होगा बहुत बड़ी नाराजगी मोल लेना। हमेशा ही जैसे हम जानते हैं कि एक बार जब किसी को कुछ मिलने लगता है तो वो अपने आप को उसका हकदार मान लेता है, तो उसकी हकदारी का दावा हो जाता है, और जब हकदारी उससे छीनी जाती है तब वो आंदोलन की राह पर निकल पड़ता है। जो लोग शुरू से आखिर तक वंचित होते हैं वो इतना आंदोलन नहीं करते हैं। आंदोलन वो समुदाय करते हैं जिन्हें जिन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें उनके पास जो था वो उनसे छीन लिया गया। वो सबसे ज्यादा नाराज होकर आंदोलन करते हैं। तो ये आमतौर पर जो लोकतंत्रों में आंदोलन होते हैं उसकी 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 एक खास बात है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से आगे है, और ये जो उन्होंने वायदा किया है, इस वायदे से उन्हें और लाभ होगा, क्योंकि इस कांग्रेस के वचन पत्र से बहुत चिढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत ही, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल झूठ का पत्र है, उन्होंने पहले भी कोई वचन नहीं पूरा किया, इस बार भी कोई वचन नहीं पूरा करेंगे, ये महाझूठ पत्र है। तो बहुत ही चिड़ी हुई प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर थोड़ी बहुत जो खींचतान दिख रही है उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है? जैसे आजकल कमलनाथ का एक बयान चल रहा है कि जाकर दिग्विजय सिंह और राज्यवर्धन सिंह, जो भी उनके बेटे का नाम है, उनके कपड़े फाड़ो, जो एक नाराज उम्मीदवार थे। तो क्या इस तरह की चीजें कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? इस बात पे दूसरे मंच पे उन दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी हो चुकी है। आमतौर पर छवि यह है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों में एकता है, और दोनों मिलजुल कर इस मुहिम को चला रहे हैं, इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई खास मतभेद नहीं है, लेकिन फिर भी टिकट बांटने के सवाल पे कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको वो टिकट देना चाहते हो, उनका टिकट कट जाए। तो ये कोई बहुत बड़े मतभेद नहीं है जिसको दोनों तजुर्बेकार नेता आपस में सुलझा ना सकें। तो मुझे कांग्रेस के अंदर ऐसे किसी मतभेद की बहुत ज्यादा बड़ी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही। ये समस्या असल में भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसद और केंद्रीय मंत्री और उतारे हैं, उनके खिलाफ काफी बड़े पैमाने पर बगावत दिखाई पड़ रही है, और उनको मुझे लगता है कि उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अपना चुनाव लड़ने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ओपीएस भी चुनाव में काफी प्रभाव डाल रहा है, खासतौर पे हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों के बाद? और जाति जनगणना एक तरीके से एक बंद मुट्ठी की तरह है, जो आगे भविष्य में उसका क्या होगा नहीं पता। लेकिन क्या ये दोनों मुद्दे बहुत गहरे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? जनता के सभी तबके सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है आर्थिक सुरक्षा, और आमतौर पर लोग ये मानते हैं और सही मानते हैं कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेटवर्कों का निर्माण करें। जो पेंशन स्कीम है, लोगों को दी जाने वाली पेंशन जो है, वो सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जरिया थी। और जब से नई अर्थव्यवस्था, नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था ने तमाम सारी पेंशन स्कीमों को बेअसर किया है, या उनको वापस ले लिया गया है, या उनको खत्म कर दिया गया है, और उनकी जगह कुछ अजीबोगरीब किस्म की पेंशन स्कीमें लागू कर दी गई हैं, जिनको देख के लगता नहीं कि वो सामाजिक सुरक्षा देखने में लगती नहीं है, और उनसे लोगों को भरोसा नहीं होता कि इनसे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। अब देखिए, जो प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि है, वो एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इसी तरीके से जो पुरानी पेंशन स्कीम थी,
अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और वहां मुझे नहीं लगता कि आपको रिटायर होने के बाद में कोई पेंशन मिलेगी, जबकि आपके पहले जो लोग थे उनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी थी, और बहुत तरह की इलाज की जो सुविधाएं थी वो आज आपको उस तरह से इलाज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा की मात्रा में और उसकी क्वालिटी में इस देश में पिछले 20 वर्ष के अंदर बहुत बड़ी कटौती हुई है। इस बात को लेके लोगों के मन के अंदर बड़ा असंतोष है। कोई तरीका नहीं है कि संतोष को व्यक्त कैसे करें, क्योंकि पुराने तरह का मजदूर आंदोलन खत्म हो गया है, तो उसको संतोष को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि जहां पर उस संतोष को व्यक्त करने का जरिया है, जहां चुनाव के मौके पे उसके लिए कोई सौदेबाजी की जा सकती है, वहां ये बात जम के की जाती है। और जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, हिमाचल प्रदेश में खासतौर से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आया और राजस्थान में ये मुद्दा आया है, तो वहां पे जो सरकार इसको लागू करने का वायदा करेगी, जो पार्टी इसको लागू करने का वायदा करेगी, उसे निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, वो मसला बहुत ज्यादा फौरी फायदे का न होकर उसके अंदर कुछ दूरगामी किस्म के फायदे निहित है। मैं ये नहीं मानता हूं कि जो पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है या जो सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है उसके वोट तुरंत बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि जातिगत जनगणना से आंकड़े इस तरह से आएंगे और उन आंकड़ों की रोशनी में सभी पार्टियां अपनी जन गोलबंदी की जो रणनीतियां हैं उनको ट्वीक करेंगी, उन जन गोलबंदी की रणनीतियों को बदलेंगी। मसलन जो अपने आप को सामाजिक न्याय की पार्टियां कहती हैं, जैसे लालू यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, इन पार्टियों के बारे में अभी तक ये माना जाता था कि ये जो अपर ओबीसी है, यानी जो शक्तिशाली ओबीसी समुदाय हैं, अपेक्षाकृत समृद्ध ओबीसी समुदाय हैं, ये उनकी पार्टियां हैं और ये अति पिछड़ों की गोलबंदी नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि उसके लिए अति पिछड़ों की गोलबंदी करने का दायरा पूरी तरह खुला हुआ है, उसका कोई उसके अंदर प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी अति पिछड़ों की और कोई गोलबंदी कर ही नहीं रहा है। मोटे तौर पर मान्यता ये थी, केवल भारतीय जनता पार्टी ही अति पिछड़ों की गोलबंदी कर रही है। कुछ कुछ बिहार में नीतीश कुमार के पास ये एजेंडा है अति पिछड़ों की गोलबंदी करने वाला। तो ऐसी हालत में जब जातिगत जनगणना होगी तब लोगों को पता चलेगा कि पिछड़ा समुदाय में, जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो वहां पे जो शक्तिशाली पिछड़े हैं, अपेक्षाकृत समृद्ध पिछड़े हैं, इनको आरक्षण के लाभ हुए हैं, सत्ता से नजदीकियों के लाभ हुए हैं, वो शायद 25-26% है, और जो अति पिछड़े हैं वो 30% से ज्यादा है। अब आप बिहार में देखिए कि उन दोनों के बीच में जो आरक्षण का प्रतिशत बटा हुआ है, उसमें जो शक्तिशाली पिछड़े हैं उनको ज्यादा आरक्षण है, और जो अति पिछड़े हैं संख्या में ज्यादा होने के बावजूद उनको प्रतिशत कम मिला हुआ है। बाकी जगहों में तो ये बंटवारा भी नहीं है। तो अब बिहार में मुझे लगता यह है कि अब वो प्रतिशत इधर आना चाहिए, अति पिछड़ों को बढ़ना चाहिए प्रतिशत। तो मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अति पिछड़ों की गोलबंदी करने में जबरदस्त होड़ करेंगी और अपनी नीतियों को, अपनी प्राथमिकताओं को नए तरीके से उनका विन्यास तैयार करेंगी, नए तरीके से उनको नियोजित करेंगी। इससे भारतीय जनता पार्टी जो उसमें एक तरफा सक्रिय थी इस क्षेत्र में, उसको नए प्रतिद्वंदी मिलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अति पिछड़ों की उस तरह से गोलबंदी करना आसान नहीं रह जाएगा। एक दूसरा मुद्दा ये है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अपनी हर चुनावी सभा में कहते हैं कि जो गैर भाजपा पार्टियां हैं वो वंशवादी हैं, खासतौर पे कांग्रेस को लेकर वो कहते हैं। तो आज राहुल गांधी ने मिजोरम की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो अमित शाह के बेटे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं या अनुराग ठाकुर जैसे जो लोग हैं वो सब भाजपा में हैं और वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि वंशवाद का जो आरोप है वो गैर भाजपा पार्टियों के लिए, खासतौर पे कांग्रेस और सामाजिक न्याय की पार्टियां जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए कमजोर नब्ज है और वो भाजपा एक अच्छी नैरेटिव बनाने में सफल रही है अभी तक? देखिए, अभी तक इस बात का कोई भी आंकड़ागत प्रमाण नहीं मिला है
कि जो भाजपा की मजबूती हुई है वो इसलिए मजबूती हुई है कि उसके अंदर वंशवाद नहीं है, या कांग्रेस जो कमजोर हुई है वो अपने वंशवाद के कारण कमजोर हुई है। इस बात का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। राजनीति में वंशवाद एक ही किसी पार्टी के ऊपर एक ही परिवार का प्रभुत्व होना और उसी के पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पदाधिकारी होना या उन्हीं को सत्ता जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है और इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। ये पार्टियों और राजनीति के अंदर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, सत्ता का जो लोकतांत्रिक बंटवारा होता है, अवसरों का जो लोकतांत्रिक बंटवारा होता है, उसमें बाधा डालती है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये चुनावी आउटकम, इलेक्टोरल आउटकम है, चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है? क्या लोग किसी पार्टी को इसलिए वोट कम देते हैं कि वो वंशवादी है? या अभी तक ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त होता है? या किसी पार्टी को वोट ज्यादा इसलिए मिला है कि उसके नेता वंशवादी नहीं है? ये प्रमाण आज तक नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा जरूर बना रही है और हम लोग भी कांग्रेस की इस बात को लेकर आलोचना करते रहे हैं। मैं काफी आलोचना करता रहा हूं, बहुत लोग आलोचना करते रहे हैं। और जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी एक परिवार आधारित पार्टियां हैं, उनकी भी इस बात के लिए आलोचना होती है। मसलन जब वाईएसआर रेड्डी थे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के नेता, फिर एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, तो उनके बेटे ने सोनिया गांधी से स्पष्ट रूप से कहा कि अब उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जगन मोहन रेड्डी जो आज हैं मुख्यमंत्री, हाँ, तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और वो इस बात पर अड़ गए। उनका कहना यह था जैसे उनका कोई मौरूसी हक हो। ये बात सही है कि बाद में उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो अकेले अपने दम पे भी चुनाव जीत सकते हैं। वो चुनाव जीत गए और आजकल वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप ये दावा देखिए अपने आप में कि जैसे ही उनके पिता का देहांत हुआ, उन्होंने कांग्रेस आला कमान के सामने प्रस्ताव रखा कि अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो गद्दी उनके पिताजी के पास थी और अब उस गद्दी के हकदार वो हैं। तो ये जो पूरी प्रवृत्ति है, मतलब जो इस प्रवृत्ति, जैसे कि राहुल गांधी ने ही एक बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया था, मैं चाहता तो प्रधानमंत्री बन सकता था। तो ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति न केवल आलोच्य है बल्कि निंदा योग्य है, मैं ये कह रहा हूं। और इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। लेकिन ये मानना कि चुनाव मतदाता इस बात से प्रभावित होकर वोट देते हैं, मेरे पास कम से कम इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मतदाताओं ने इस आधार पर तय किया हो कि हम फलाने को वोट देंगे या फलाने को वोट नहीं देंगे। इस बात के बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं कि किसी, मान लीजिए सांसद की, किसी विधायक की कहीं मृत्यु हो गई और फिर उसके बेटे को टिकट मिला, तो उसको जनता की हमदर्दी प्राप्त होती है, वो उसको जिता देती है चुनाव, केवल इसलिए कि वो उस व्यक्ति का बेटा है जो व्यक्ति अभी तक हमारा प्रतिनिधि था। मुझे तो लगता है कि जो परिवार की भूमिका है वो मतदाताओं की निगाह में उतनी त्याज्य नहीं है। उतनी मतदाता उसको उतनी आलोचना की निगाह से नहीं देखते हैं जितनी आलोचना की निगाह से हम लोग देखते हैं, जो कि राजनीति के बाहर खड़े होकर उसका मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक रूप से किसी भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं है। वो उन तमाम पार्टियों से गठजोड़ करती है जिन पार्टियों पे परिवारवाद, जो पार्टियां परिवारवाद की जकड़ में है। अभी उसने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ गठजोड़ किया है। जनता दल सेकुलर क्या है? वो देवगौड़ा परिवार की जेबी पार्टी है। हालांकि उसके खिलाफ अब देवगौड़ा के पुराने साथी सीएम इब्राहिम ने विद्रोह कर दिया है और सीएम इब्राहिम ने कहा है कि जनता दल सेकुलर उनकी पार्टी है और वो किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं आएंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। और अभी तक देवगौड़ा परिवार का कोई उसके ऊपर बयान भी नहीं आया है। तो वहां पे भी कुछ गड़बड़ हो रहा है उनके खिलाफ। लेकिन कुल मिला के है वो देवगौड़ा परिवार की पार्टी। अब मान जो जिन बहुत सी ऐसी पार्टी है, अपना दल क्या है? अपना दल भी एक इसी तरह की पार्टी है। निषाद पार्टी क्या है? उसपे भी पिता पुत्र का कब्जा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्या है? उसके ऊपर भी पिता पुत्र का कब्जा है। तो ये सारी पार्टियां परिवार आधारित पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी को इनसे गठजोड़ करने में, इनका राजनीतिक लाभ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है और दूसरों को परिवारवाद के खिलाफ उपदेश देती है। इसीलिए मैं मानता हूं कि उनका ये उपदेश कभी भी परवान नहीं चढ़ेगा और उनको चुनावी फायदा किन्हीं और वजहों से हो सकता है, इस वजह से कोई चुनावी फायदा नहीं होगा। मेरे मन में यह आता है कि क्या हम इसकी तुलना
जो मुंबई का फ़िल्म उद्योग है, जिसको बॉलीवुड कहते हैं, उससे कर सकते हैं। यानी आप किसी नेता के बेटे हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी अभिनेता के बेटे हैं, तो आपको एक बार मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर आप में अपनी प्रतिभा है, तभी आप टिक पाएँगे। उसी तरीके से राजनीति में भी अगर आप में अपनी प्रतिभा है, तभी आप टिक पाएँगे। राजनीति में मामला थोड़ा-सा अलग तरह का है। ये तो बात सही है कि एक कोई फ़िल्म स्टार है, वो अपने बेटे को शुरू में 2, 3, 4 फ़िल्में दिला सकता है। जैसे फिरोज़ खान के बेटे थे फरदीन खान। तो फरदीन खान को शुरू में बहुत मौके मिल गए, धीरे-धीरे फरदीन खान की समझ में आया कि वो फ़िल्म स्टार नहीं बन पाएँगे और वो खुद ही मतलब उस दौड़ से हट गए। धर्मेंद्र की बेटी थी ईशा दोयल। उसको शुरू में मौके मिले, बाद में उसकी समझ में आया कि वो ये काम नहीं कर पाएगी और वो खुद ही उसने फ़िल्मों के जो भूमिकाएँ हैं, लेनी इनकार कर दी। इसीलिए संजय खान के बेटे का भी यही हुआ। देवानंद ने अपने बेटे सुनील आनंद को हीरो बनाने की कोशिश की, वो हीरो नहीं बन पाए। बहुतों के बेटे हीरो बने भी, जैसे सुनील दत्त का बेटा बहुत बड़ा हीरो बना। धर्मेंद्र के दोनों बेटे बड़े हीरो बने और उनका पहला बेटा है, उसकी तो अभी गदर फ़िल्म दोबारा फिर से हिट हो गई है इस उम्र में भी। तो ये तो बात सही है कि शुरू में उनको मौके मिल जाते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। राजनीति में स्थिति है, मुझे लगता है कि किसी का भी बेटा फ्लॉप नहीं होता है। वो कुछ यहाँ की व्यवस्था इस तरह की है कि वो एक बार जब वो उसको मौका दिया देने की शुरुआत होती है, तब फिर वो देर सवेर कामयाब हो ही जाता है। अब अखिलेश यादव का उदाहरण लीजिए आप। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बना दिया, अपने भाई के ऊपर प्राथमिकता देकर। तो उनका जो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल ये रहा, खुद भी मैंने उनके ही मुँह से सुना। एबीपी चैनल ने एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जब वो मुख्यमंत्री थे। हवाई अड्डे के पास एक होटल है, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोग गए। तो उसमें अखिलेश यादव ने खुद ही कहा कि लोग कहते हैं कि यहाँ तो कई मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे शायद 2.5 मुख्यमंत्री हैं या 3.5 मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री वो हैं और आधा मैं हूँ। मतलब वो खुद ही कह रहे थे वो कि इस तरह की बात वो फैली हुई है। तो उनके पूरे कार्यकाल में इस तरह की खींचतान मची रही और वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह उस तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन लगातार उनको प्राथमिकता दी जाती रही, उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता रहा और अंततः वो देर सवेर नेता बन ही गए। आज उनको उनके बारे में माना जाता है कि वो एक सफल नेता हैं और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिले हैं प्रतिशत के लिहाज से, जितने मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी नहीं मिले थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ये परिस्थिति इस तरह की है। तो राजनीति में मुझे लगता है कि जब किसी परिवार का जो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का काम संभालती है, तो उसके सफल होने की मोटे तौर पर गारंटी ही होती है। एक आखिरी सवाल। इसका एक और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। चरण सिंह थे, उनके बेटे अजीत सिंह। तो चरण सिंह ने अपनी जिंदगी में कभी अजीत सिंह को कोई प्राथमिकता नहीं दी। चरण सिंह के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने बेटे को बढ़ावा दिया। तो चरण सिंह जी जब बहुत लंबे उसमें चले गए, कोमा में चले गए बीमारी के दौरान में, तो अजीत सिंह जी जो कि अमेरिका में इंजीनियर थे, उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और वो राजनीति में उतना सफल नहीं हुए। चरण सिंह जी तो बहुत बड़े नेता थे, वो देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी और उनके पिता की जो विरासत थी वो घटते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनकी राजनीति जो है वो खत्म हुई हो। वो राजनीति में बने रहे, उसके जरिए अपनी राजनीति में उनकी जो सौदेबाजी की क्षमता थी वो बनी रही। वो केंद्रीय मंत्री भी बने, कुछ ना कुछ वो राजनीति में उनका दावा बना रहा। एक आखिरी सवाल जी। तो आगे हम और बातचीत करेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में भी और देश की राजनीति के अन्य तमाम पहलुओं के बारे में भी। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।